कभी सोचा है कि कोई भी देश, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, आखिर चलता कैसे है? उसे चलाने के लिए कुछ नियम तो चाहिए होंगे, है ना? बस इसी नियम पुस्तिका के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी संवैधानिक डिजाइन। ये वो प्रक्रिया है जिससे किसी भी देश के सबसे बुनियादी नियम बनाए जाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 जरूरी हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि देशों को एक रूल बुक की जरूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर को देखेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि एक संविधान किसी राष्ट्र का ब्लूप्रिंट कैसे होता है। फिर बात करेंगे भारत की अनोखी चुनौतियों की, और आखिर में हम संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, एक संविधान की जरूरत ही क्यों है? ये असल में कौन सी मुश्किल को हल करता है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जरा सोचिए, एक समाज जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा, धर्म, सोच सब कुछ अलग है, वो सब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना केओस के एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है कुछ लिखे हुए नियमों में। एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिस पर उस समाज में रहने वाला हर इंसान सहमत हो, जिस पर सब भरोसा कर सकें। और बस यही तो एक संविधान का सबसे बुनियादी काम है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का। एक ऐसा देश जिसे अपनी पूरी रूल बुक, अपने सारे नियम जुल्म की राख से दोबारा लिखने पड़े थे। दक्षिण अफ्रीका में एक सिस्टम था जिसे अपार्थाइड कहते थे, मतलब रंग भेद। ये कोई आम भेदभाव नहीं था, बल्कि ये सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी थी। एक ऐसी व्यवस्था जहां गोरी माइनॉरिटी सरकार ने लोगों को सिर्फ उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था और उनके अधिकार भी छीन लिए थे। और ये जो बदलाव की लड़ाई थी, ये कोई छोटी मोटी नहीं थी, दशकों तक चली। देखिए, 1948 में अपार्थाइड को कानूनी तौर पर लागू किया गया। 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 27-28 साल बाद 1990 में वो रिहा हुए। इसके बाद 1994 में जाकर देश में पहले ऐसे चुनाव हुए जिसमें हर नस्ल के लोग वोट डाल सकते थे। और फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1996 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना नया संविधान अपनाया। अब देखिए, ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था। एक तरफ था वो अतीत, जहां सब कुछ बटा हुआ था, जुल्म था, भेदभाव था, और दूसरी तरफ था एक नया सपना, एक ऐसा देश बनाने का जो माफी और बराबरी की नींव पर खड़ा हो। और सच में यही बात दक्षिण अफ्रीका की कहानी को इतना खास बनाती है। देखिए, जुल्म सहने के बाद बदला लेना शायद आसान होता, लेकिन नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने सुलह का, रिकन्सिलिएशन का मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले गोरों को माफ कर दें। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक नया देश बनाना है तो नफरत की जंजीरों को तोड़ना ही पड़ेगा। तो दक्षिण अफ्रीका के इस पावरफुल एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ आ गया कि संविधान कितना जरूरी है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि आमतौर पर किसी भी देश के लिए एक संविधान असल में करता क्या है, ये एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट की तरह कैसे काम करता है। देखिए, मोटे तौर पे एक संविधान के 4 बड़े काम होते हैं। सबसे पहला, ये लोगों के बीच भरोसा बनाता है, एक कॉमन ग्राउंड तैयार करता है। दूसरा, ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और फैसले लेने की पावर किसके पास होगी। तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये सरकार की पावर पर लिमिट लगाता है और नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। और चौथा, ये बताता है कि एक देश के तौर पर हम सब मिलकर कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत की। भारत का संविधान बनाते समय जो चुनौतियां हमारे सामने थीं, वो शायद ही दुनिया के किसी और देश ने झेली हों। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक और मुश्किल काम था। बस एक बार उस वक्त को इमेजिन करके देखिए। देश का बंटवारा हुआ था जिसका जख्म बहुत गहरा था। 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था। ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था। चारों तरफ हिंसा थी, लोगों में एक दूसरे के लिए भरोसा नहीं था, और इन सब के बीच एक ऐसे देश के लिए नियम बनाने थे जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। इन्हीं मुश्किल हालात में हमारे संविधान का जन्म हुआ। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ये काम रुका नहीं। जुलाई 1946 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए। दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई। फिर अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया। लगभग 3 साल की कड़ी बहस और मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अडॉप्ट किया गया।
और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र बना। अब अगर कोई पूछे कि भारतीय संविधान का दिल क्या है, उसकी आत्मा क्या है, तो उसका जवाब हमें मिलता है इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। ये बस कुछ शब्द नहीं हैं, ये वो आईना है जो दिखाता है कि हमारा देश किन मूल्यों पर खड़ा है। और ये आत्मा प्रस्तावना की शुरुआत में ही दिख जाती है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। ये बताता है कि इस संविधान को पावर किसी राजा से, किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों से मिलती है। प्रस्तावना में कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं। पहला है सॉवरन यानी संप्रभु। इसका मतलब सीधा है, भारत अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। कोई दूसरा देश हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। दूसरा अहम शब्द है सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष। भारत जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म हैं, ये शब्द बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। और फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। डेमोक्रेटिक मतलब सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी जाएगी, और रिपब्लिक मतलब देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो भी चुने हुए होंगे, कोई राजा या रानी नहीं। तो ये तो हो गई देश की बनावट की बात, लेकिन प्रस्तावना अपने नागरिकों से कुछ वादे भी करती है। ये 4 सबसे बड़े वादे हैं। जस्टिस यानी न्याय, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, अपने विचारों को रखने की, अपनी बात कहने की आज़ादी। इक्वालिटी यानी समता, कानून के सामने सब बराबर हैं। और फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, मतलब हम सब भारतीय एक परिवार की तरह हैं और हमें भाईचारा बना के रखना है। एक बात और समझना बहुत जरूरी है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिससे बदला नहीं जा सकता। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे जैसे समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे इसमें भी बदलाव यानी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, ताकि ये हमेशा रेलेवेंट बना रहे। तो चलिए आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचते हैं। संविधान सरकार की ताकत को लिमिट में रखने के लिए है, सही है, पर सोचिए अगर सरकार खुद ही इन नियमों को तोड़ने लगे तो उसे जवाबदेह कौन बनाएगा? ये सवाल हमें लोकतंत्र के चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम की याद दिलाता है, जिसके बिना कोई भी संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह सकता है।